नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज के सेशन में हम एक सर्वे का जायजा लेंगे। इस सर्वे का फोकस एंटरप्राइज डेवलपमेंट के सफर में डिजिटलाइजेशन की भूमिका पर है। इसमें देश के 12 स्टेट्स और 24 सिटीज के एमएसएमईज को कवर किया गया है। जिन सेक्टर्स को शामिल किया गया है वो हैं रेडी टू वेयर गारमेंट, फर्नीचर, प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व फूड, टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सर्वे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस इक्रियर की तरफ से किया गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तनु गोयल, सीनियर फेलो इक्रियर, और साथ ही मौजूद हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस्मे। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत डॉक्टर तनु से। डॉक्टर तनु, मेनी कांग्रेट्स फॉर दिस इंटरेस्टिंग सर्वे। इस सर्वे में आपने 2365 फर्म्स को शामिल किया है जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उद्यम पर रजिस्टर्ड हैं। इस सर्वे के जरिए एमएसएमईज की ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिजिटलाइजेशन के असर, खासकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भूमिका को आकलन उसका किया गया है। देखा जाए तो एक्सेस टू फाइनेंस और एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स एमएसएमईज की प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। आपका सर्वे बताता है कि जिन फर्म्स का ई कॉमर्स के साथ इंटीग्रेशन हुआ है उन्हें इन दोनों मोर्चों पर सपोर्ट मिला है। आप ओपनिंग कमेंट पर क्या शेयर करना चाहेंगे? इक्रियर पिछले 3 साल से एमएसएमईज के ऊपर सर्वे कर रहा है। पहले साल में हमने फोकस किया था 1500 फर्म्स पे। दूसरे साल में हमने सर्वे सैंपल बढ़ाया, 2000 फर्म्स को देखा, और अब इस तीसरे साल हमने, जैसे कि आपने बोला, 2365 हमने फर्म्स को सर्वे किया है। इसमें हमने कुछ चीजों को ध्यान में रखा है कि पहले तो हमने आधे फर्म्स वो देखे हैं जो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है और आधे फर्म्स जो कि प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। और हमने एक किस्म से एक टाइम सीरीज, जो कि आप कहते हैं कि 2 से 3 साल तक का सर्वे के उस फर्म को ट्रैक करने की कोशिश करी है। और क्योंकि ये 2 अलग-अलग किस्म के फर्म्स हैं तो क्रॉस सेक्शनल पैनल क्रिएट किया है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि जब इंसान परफॉर्मेंस की बात करता है किसी एंटरप्राइज की, तो वो देखता है कि उसका बिजनेस कैसे ग्रो किया, टर्नओवर कैसे ग्रो किया, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे ग्रो किया। हमने वो तो देखा ही है, लेकिन हमने उसके साथ ये भी देखने की कोशिश की है, जिसे वी कॉल इट द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, कि फर्म्स जो हैं उनका जो बिग चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू मार्केट एंड फाइनेंस, वो कैसे इम्प्रूव हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे जो एमएसएमईज को हमेशा से दिखाया गया है कि एमएसएमई एक बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ सेक्टर है, या इसका कुछ नहीं किया जा सकता, या फर्म्स बंद हो रहे हैं। हमारे सर्वे ने ये दिखाया है कि उद्यम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्म्स पहले तो इन जनरल एक रिजिलियंस का एग्जाम्पल देती हैं, एक रिसर्जेंस का एग्जाम्पल देती हैं, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड फर्म्स इंप्रूव करी हैं। और अगर आप उन फर्म्स को देखते हैं जो कि इंटीग्रेटेड है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उनकी ट्रैजेक्टरी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रही है, ना सिर्फ के टर्नओवर और प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, बट ऑल्सो उनका एक्सेस टू फाइनेंस और एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्जिन्स के, इंटरनेशनल मार्केट्स के माध्यम से। तो ये हमारे ब्रॉड फाइंडिंग्स हैं। अनिल जी, आज के सेशन का फोकस इक्रियर के सर्वे पर है, पर जब बात एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स की हो रही है तो इस स्पेस की बड़ी डेवलपमेंट जिसके तहत प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ्स को लेकर जो निर्णय लिया है उसमें इंडिया से इंपोर्ट पर 26% टैरिफ लगाया गया है। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ट्रेड इम्बैलेंस, हाई टैरिफ्स की बात कहते रहे हैं और भारत को टैरिफ किंग भी कह चुके हैं। इस कदम का इंडिया की ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अनाउंस किया है रेसिप्रोकल टैरिफ, इसे टैरिफ कहना तो वैसे उचित नहीं होगा, ये एक तरह का टैक्स ही है क्योंकि थोड़ा सा आर्बिट्रेरी भी है। लेकिन ये एक इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी भी इतिहास में पहले नहीं हुआ और इतने बड़े स्केल पर भी नहीं हुआ। स्केल भी अनप्रेसिडेंटेड है और ये विचार भी अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरह से टैक्स लगाया गया। हमारे लिए थोड़ी सोलिस की बात है वो ये है कि ये सिर्फ भारत पर नहीं लगा है, ये भारत की जो कंपीटिंग नेशंस हैं उन सभी पर लगा है और अधिकतर जो कंपीटिंग नेशंस हैं उनके ऊपर तो ये टैरिफ हमसे भी ज़्यादा लगा है। तो यदि हम 26-27% की बात भारत की कर रहे हैं, कुछ जगह पर 26 आ रहा है, कुछ जगह 27% आ रहा है, तो चाइना में तो ये और भी ज़्यादा है।
कुछ कंपीटिंग नेशंस में 37-35%, 40% तक है। तो ये जो सबसे पहला इम्पैक्ट यदि किसी चीज़ का होगा वो तो ये होगा कि जो यूएस का कंज्यूमर है उसके परचेजिंग बिहेवियर में एक तरह का चिलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा और वहाँ पर डिमांड स्लम्प होगा। भारत के लिए और भारत की एमएसएमईज के लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग 18 से 20% हमारा टोटल प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट का वहाँ का हिस्सेदारी अमेरिका का है और उसमें जो एमएसएमई डोमिनेटेड सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ये सभी प्रोडक्ट ऐसे इसके अलावा फ्रोजन फूड है, सी फूड है, श्रिम्प का, तो ये सभी सेक्टर ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। तो यदि वहाँ डिमांड कम होती है, हमारा एक्सपोर्ट कम होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे अपने डोमेस्टिक मार्केट पर भी पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर भी पड़ेगा। लेकिन वो एक तो पहली बात कि थोड़ा सा टेम्परेरी है और दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टैरिफ लगाए गए हैं, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए या तो हमें टैरिफ का ही कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा यूएस के साथ, हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम करें, वो अपने प्रोडक्ट्स पे कुछ टैरिफ कम करें, जो रिलेटिवली एक इजी रास्ता है। लेकिन भारत सरकार एक और जो रास्ता अख्तियार कर रही है वो है कि हम क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ कर सकते हैं। उसमें आने वाली समस्याएं थोड़ी और ज़्यादा हैं क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर के भी इश्यूज हैं और स्टैंडर्ड्स के इशू हैं, लेबर स्टैंडर्ड के इशू हैं, एनवायरनमेंट के इशू हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि यूएस के साथ गुड्स के एक्सपोर्ट्स में आने वाली जो राह है वो थोड़ी कठिन है, डिफिकल्ट है। आइए अब सर्वे की फाइंडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तनु, शुरुआती कमेंट में आपने एक्सेस टू फाइनेंस का जिक्र किया। देखा जाए तो फाइनेंस किसी भी कारोबार की लाइफलाइन है। आप ये बता सकें कि ई कॉमर्स इंटीग्रेशन से एमएसएमईज को फाइनेंस रेज करने में वो भी रिलेटिवली फेवरेबल टर्म्स पर कैसा सपोर्ट मिला है? एमएसएमईज जो है वो किसी भी किस्म के शॉक से ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि छोटे एंटरप्राइजेस हैं वो उतने कॉम्पिटिटिव रिलेटिवली उतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते और इसमें एक्सेस टू फाइनेंस, एक फॉर्मल फाइनेंस पर्टिकुलरली का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एंड इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से हर ही बिजनेस सफर करता है। एमएसएमई एज आई सेड वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। हमारी स्टडी ने इस फाइंडिंग को थोड़ा सा नुआंस तरीके से निकाला है कि पहली बात है कि जैसे फर्म का साइज बढ़ता है, आप देखिए ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की स्टडी है और ये काफी हेट्रोजेनस ग्रुप है। अब इसमें जो माइक्रो फर्म्स है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, दे आर समटाइम्स रियली स्मॉल एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर बहुत ही कम होता है। समटाइम्स दीज आर ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस के एक बंदा ही वो बिजनेस चला रहा है। बट हमने ये देखा है कि जैसे जैसे फर्म साइज ग्रो करता है वैसे वैसे उनका एक्सेस टू फाइनेंस इंप्रूव करता है। जैसे ये माइक्रो से थोड़े बड़े बनते हैं, थोड़े स्मॉल मीडियम जाते हैं, इनके टर्म्स भी थोड़े इंप्रूव होते जाते हैं। अब ई कॉमर्स का योगदान दो तरीके से होता है। पहला, एक तो वो फर्म को मजबूत बनाने में, मैच्योर बनाने में, बड़ा बनाने में एक डायरेक्ट योगदान है। एक तो इट हेल्प्स फर्म्स टू ग्रो और दूसरी चीज जो कि हमारे एमएसएमई स्पेस जिससे बहुत सफर करता है वो है लैक ऑफ कोलैटरल। बिजनेसेस के पास कोलैटरल नहीं होता। इनफैक्ट एक असूस सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था जिसमें आया था कि करीब अगर एसेट देखी जाए तो एमएसएमईज के पास मुश्किल से 2 से 3 लाख रुपए के करीब की एसेट्स होती हैं, तो इनफ कोलैटरल नहीं होता एक्सटर्नल फंड रेज करने के लिए। आपकी डिजिटल प्रेजेंस जो है वो एक तरीके से इस कमी को पूरा करती है बाय क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यू। आपकी कंपनी के बारे में, कैश फ्लो के बारे में, बिजनेस के बारे में एक ऑल्टरनेट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा होता जाता है तो वो आपको एक्सेस टू फाइनेंस में हेल्प करता है। अगर मैं नंबर्स पे जाऊं तो हमारा सर्वे दिखाता है कि अगर आप माइक्रो फर्म्स को देखें और अगर आप मीडियम फर्म्स, अगर आप साइज का एक डिफरेंस देखें तो माइक्रो और मीडियम में ऑलमोस्ट 1% का फर्क होता है ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज जिसे बोलते हैं उसमें। और अगर आप देखें कि कोलैटरल तो हमने देखा कि करीब 23% से 30% तक फर्म्स हैं जिन्होंने बोला कि हमें कोलैटरल फ्री लोन लेने में आसानी हुई थ्रू आवर ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। सो ये दो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमारे सर्वे से निकल के आए हैं। यानी जैसे फर्म ग्रो करेंगी एक्सेस टू फाइनेंस बेहतर होगा और ई कॉमर्स का साथ फर्म्स को मजबूती देता है।
अनिल जी, एमएसएमईज का इकोनॉमी के कई मोर्चों पर अहम योगदान है। आप एंटरप्राइज डेवलपमेंट को गति देने के लिए डिजिटाइजेशन और ई कॉमर्स के रोल को कैसे देखते हैं? साथ ही ग्लोबल हेडविंड्स के बीच इस प्लेटफॉर्म से नए रीजन्स, नए मार्केट्स के सफर को कैसे एनालाइज करते हैं? खासकर पिछले 5 वर्षों में डिजिटाइजेशन एमएसएमईज में काफी बढ़ा है और उसकी कुछ वजह तो जो कोविड की महामारी थी, उस दौरान घर से काम करना, फैक्ट्रीज को दूर से संभालना और अपने काम को जारी रखने के लिए उनको नए नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ा, नए सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और उसका एक जो पॉजिटिव फॉल आउट हुआ, फायदा हुआ, वो ये कि डिजिटाइजेशन एमएसएमई सेक्टर में काफी बढ़ा। यहाँ तक कि अभी स्थिति यह है कि लगभग पेमेंट के क्षेत्र में 70% एमएसएमईज जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही हैं। एक अच्छी बात है। जहाँ तक ई कॉमर्स का सवाल है, तो ई कॉमर्स में B2C के अंदर बहुत सारी एमएसएमईज ने ऑलरेडी माइक्रो से लेकर और स्मॉल तक और मीडियम तक भी अपना कदम बढ़ाए हैं। जो एक लिमिटेशन एमएसएमईज की रहती थी कि वो अपने आसपास की मार्केट को ही सर्व कर पाते थे फिजिकल वर्ल्ड में, वो ई कॉमर्स के माध्यम से देश और पूरा यहाँ तक कि विदेश की मार्केट्स को भी सर्व कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकली तो बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली इसमें कुछ अड़चनें भी हैं, कुछ कैपेसिटी के इशू हैं, कुछ अपने यहाँ पर जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, जैसे कि लिगेसी सिस्टम्स हैं उनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। अपने यहाँ मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह के बनाने की ज़रूरत है कि कैसे हम जो रिटर्न आएगा, ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करेंगे, रिटर्न को कैसे हैंडल करेंगे, पेमेंट्स को कैसे प्रोसेस करेंगे, कंप्लेंट्स को एड्रेस कैसे करेंगे। तो एमएसएमईज जो है अभी बहुत एक लर्निंग कर्व की स्थिति में है और वो सीख भी रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स पर धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम टीम स्कीम है, एमएसएमई टीम, जिसमें 277 करोड़ रुपीस की स्कीम है, जिसके तहत एमएसएमईज का ऑनबोर्डिंग ओएनडीसी प्लेटफॉर्म जो है, जो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है, उसमें ऑनबोर्डिंग कराई जाएगी लगभग 5 लाख एमएसएमईज की आने वाले 3 सालों में। तो सरकार की तरफ से भी और मार्केट फोर्सेस की तरफ से भी एक तरह का पुश है ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज के लिए कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकें मार्केट एक्सेस को अपने बढ़ाने के लिए और देश विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी ई कॉमर्स से जहां कई मौके हैं तो वहीं चुनौतियां भी हैं। डॉक्टर तनु, लोकल से ग्लोबल सफर में माइक्रो यूनिट्स के लिए भी ई कॉमर्स संभावनाएं खोल रहा है। इन्हें भुनाने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। उसमें एक प्रमुख है क्वालिटी। जहां तक इंटीग्रेटेड फर्म्स की बात है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस पर आपको कैसा फीडबैक मिला है? आई थिंक मिस्टर भारद्वाज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला है विच इज B2C। देखिए हमारे सर्वे में भी ये निकल कर आया है कि पहले तो जो फिलहाल एक्सपोर्ट जो डायरेक्टली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है, वो एक नया चैनल खुला है B2C के लिए। अभी B2B उतना ज्यादा नहीं हो रहा है और इसका बड़ा डिफरेंस होता है वॉल्यूम, कि आपका साइज कितना है एक्सपोर्ट का। बट इसका गुड न्यूज ये है कि ज्यादा से ज्यादा फर्म्स, हमारे सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैं और उसमें जो इंटीग्रेटेड फर्म्स हैं, उसमें 90% के करीब फर्म्स एक्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। हाउएवर वॉल्यूम अभी कम है, ज्यादातर B2C है, B2B नहीं है। अभी ये कैसे होता है? बिकॉज जैसे फर्म इंटीग्रेट करता है, सडनली उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाता है एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जनरली एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब आप प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होते हो, पहले तो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, प्राइसिंग कैसे हैं। उसके अलावा इस ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में आपको थोड़ी हेल्प मिलती है। जैसे आप जब प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपको बहुत चीजें सीखनी पड़ती हैं कि आपको प्रोडक्ट को कैटलॉग कैसे करना है, इसको डिस्क्राइब कैसे करना है अपने प्रोडक्ट को। तो एक किस्म से जो एक फर्म है वो थोड़ा सोफेस्टिकेटेड होता जाता है। हमारे सर्वे में हमने ये भी देखा है कि इन टर्म्स ऑफ इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस
ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फर्म्स जो हमने सर्वे किए हैं, इंटीग्रेशन के बाद उन्होंने इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस किए हैं, जिसमें दे मेंशन प्रोसेस इनोवेशंस, प्रोडक्ट इनोवेशंस, कि हम एक पर्टिकुलर काइंड का प्रोडक्ट बना रहे थे, हमने थोड़ा सा और मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करके उसको थोड़ा चेंज किया। थोड़े से फर्म्स ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अब फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट किए, जैसे करीब 60% ऑफ द फर्म्स ने मेंशन किया कि उन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया, उन्होंने उनके स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया कि आप कैसे फोटो खींचें, आप प्रोडक्ट को कैसे कैटलॉग करें। ये सारे ट्रेनिंग्स में फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन। इससे जो है धीरे धीरे फर्म्स और सोफिस्टिकेटेड होते जाते हैं, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जाते हैं, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स बेटर। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इंटीग्रेटेड फर्म्स के टर्नओवर, प्रॉफिट और हायरिंग के मोर्चे पर करेंगे फोकस। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एमएसएमईज पर एक करियर के सर्वे पर एक खास सेशन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनु गोयल और अनिल भारद्वाज जी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तनु, कारोबार करने के डायनामिक्स तेजी से बदल रहे हैं और डिजिटलाइजेशन उसमें एक प्रमुख ड्राइवर है। सर्वे बता रहा है कि जिन फर्म्स ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया है, उन्होंने नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स को आउट परफॉर्म किया है। आप हमें टर्नओवर, प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर फाइंडिंग्स के बारे में बता सकें। हमने ये देखा कि टू बिगिन विद, हमारे जो सर्वेस पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं, हमने देखा कि टू बिगिन विद मोर प्रोडक्टिव फर्म्स ऑन बोर्ड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब जो फर्म्स पहले से थोड़े से ज्यादा प्रोडक्टिव, कंपेटिटिव होते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं। बट प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो उनकी ट्रैजेक्टरी है या जो उनकी ग्रोथ पाथ है, वो ज्यादा स्टीप हो जाता है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो हमने देखा कि एक ग्रेटर परसेंटेज ऑफ इंटीग्रेटेड फर्म्स एक्सपीरियंस increase in turnover, a relatively higher increase in profit margins and even employment। करीब जब हम एक ही फर्म का जर्नी ट्रैक करते हैं, हमने देखा 50% ऑफ द इंटीग्रेटेड फर्म्स actually experienced an increase in profit margin। और अगर मैं कंपैरेटिव नंबर आपको बताऊं इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड का, तो 2021-22 के सर्वे में आया था कि करीब 25% इंटीग्रेटेड फर्म्स थे और 20% नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स थे जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था। लेकिन 23-24 के सर्वे में जो 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले फर्म्स हैं, उनमें 38% इंटीग्रेटेड फर्म्स हैं। तो इंटीग्रेटेड का इंक्रीज हुआ 25 से 38 पे, और जो नॉन इंटीग्रेटेड है वो इंक्रीज हुए 20 से 25%। तो आप देखिए कि ज्यादा फर्म्स हैं जो हायर टर्नओवर लेवल्स पे चले गए हैं। सेम स्टोरी है आपके प्रॉफिट मार्जिन्स की। और अगर आप हायरिंग में भी देखें तो करीब 20% इंटीग्रेटेड फर्म्स हैं जो 10 से कम पहले एम्प्लॉय करते थे, अब वो 10 से 50 के ब्रैकेट में एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो अगर आप देखें कि इंटीग्रेटेड फर्म्स ने कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया है नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स को टर्नओवर, प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट में। अनिल जी, इस डिजिटल दौर में मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है। एमएसएमईज उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ रहे हैं और मेन स्ट्रीम का रुख कर रहे हैं। इन सब के बीच फॉर्मल फाइनेंसिंग के गैप को एड्रेस करने के लिए यूं तो कई कदम उठाए गए हैं। डॉक्टर तनु ने भी बताया कि इंटीग्रेटेड फर्म्स की इस फ्रंट पर सपोर्ट मिल रहा है। आप हमें कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल के पोटेंशियल के बारे में बता सके। जहां तक देखिए इस सर्वे की फाइंडिंग्स का सवाल है, जो सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा ग्राउंड पर एक्सपीरियंस है, ये इसकी सर्वे की रिपोर्ट्स भी उन्हीं फाइंडिंग्स को कॉर्पोरेट करती है, रिइंफोर्स करती है कि इंटीग्रेटेड फर्म्स आर फेयरिंग बेटर ऑन मोस्ट पैरामीटर्स। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी वजह है, जो एमएसएमईज के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, यदि वो एक सप्लाई चेन में सप्लाई करते हैं तो एंड कंज्यूमर तक जाते जाते बीच में 2, 3, 4 लेयर्स है। मैं B2C की यदि स्पेशल बात करता हूँ तो कई बार जो कंज्यूमर का जो फीडबैक है वो उस तक कभी पहुंचता ही नहीं है। प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, कंपटीशन के बारे में, जो इस पूरे लूप को ई कॉमर्स में बहुत ही ज्यादा शॉर्टन कर देता है। तो यदि ई कॉमर्स के माध्यम से आप कोई चीज बेचते हैं तो आप ये समझिए कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ही आपके पास फीडबैक आने लगता है कि क्या लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, क्या वो आपकी क्वालिटी से संतुष्ट हैं।
क्या वो पैकेजिंग में सुधार चाहते हैं, क्या वो आप उसमें क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह की डिमांड और आ रही है। तो यानी कि एक फर्म कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लर्निंग कर्व पर जाने लगती है और वही कारण है कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है कस्टमर को लेके, उसके ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं और इन सब की वजह से बैंकर को भी एक तरह का एक पूरा डाटा पॉइंट्स मिल जाते हैं कि कितना सामान आपने दिया, कितना सामान वापस आया, कितना सामान आपका बिका। तो ये सारे जो डाटा पॉइंट्स है कुल मिलाकर फर्म के बारे में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, उसकी करंट टर्नओवर के बारे में देते हैं, जिससे कि बैंकर को ऐसी फर्म्स को फंड करना जो है वो ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं। एसएमई एक्सप्रेस के आज के स्पेशल सेशन में इतना ही। हमने आपके समक्ष एक्रियर के सर्वे की इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स को रखा है। अगले सेशन में हम इसके कुछ और दिलचस्प पहलुओं को लेकर आएंगे, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स की बात होगी। तो वहीं इस बात को भी समझेंगे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एमएसएमईज ने क्यों क्विट किया। उधर विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेज और ई कॉमर्स का गणित को भी चेक करेंगे और लेंगे पॉलिसी पर नजरिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। डॉक्टर तनु गोयल, सीनियर फेलो एक्रियर, और अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस में, आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।